देखिए इसके बाद क्या कौन कौन सी घटनाएं 1789 में हुई जिसके वजह से ये रिवॉल्यूशन हुआ और उससे संबंधित जो घटनाएं हैं। पहली घटना क्या हुई कि पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इंक्रीज 23 मिलियन टू 28 मिलियन। तो 1715 में 23 मिलियन था, 1789 में जाते जाते ये 28 मिलियन हो गया, यानी 5 मिलियन बढ़ गया। इसका फ़र्क क्या पड़ा कि फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन था वो तो लिमिट था, पॉपुलेशन बढ़ गया, डिमांड ऑफ फूड बढ़ गया। सेकंड घटना क्या हुई, प्राइस ऑफ ब्रेड राउज, यानी कि जो फूड ग्रेन या जो खाने की वस्तुएं थी उनके जो प्राइस थे बढ़ गए। तीसरा क्या हुआ, रिड्यूस द हार्वेस्ट, उस 1789 के आसपास जो फसल थी वो बहुत कम हुई, जो औसतन हर साल होती थी उससे कम हुई। और ये चौथा एक कारण था, मिडिल क्लास डिमांड कर रहा था कि एंड ऑफ प्रिविलेजेज, यानी कि जो दो ग्रुप थे फर्स्ट और सेकंड, उनको जो प्रिविलेज मिला था टैक्स न देने की उसको समाप्त किया जाए। इसके बाद एक बहुत बड़ा कारण था कि जो न्यू थिंकर थे, फिलासफर थे, जिसमें मेन रूप से जॉन लॉक एंड जैन जैक रूसो था और एक था मॉन्टेस्क्यू। तीन लोग थे ये, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, मॉन्टेस्क्यू। ये डिमांड कर रहे थे कि जो सिस्टम चला रहा है मोनार्की का वो समाप्त हो जाए और पॉलिटिकल जो सिस्टम चला रहा है उसमें चेंज हो। तो इन दोनों ने मिलकर के एक बुक लिखी थी, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो। उसमें उन्होंने कहा था कि राजा जो है वो देवता का प्रतिनिधि नहीं है, नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। पहले माना जाता था कि जो राजा होता है वो किसी देवदूत होते हैं, देवताओं के द्वारा भेजे हुए लोग हैं या उसमें देवताओं का अंश है। इन्होंने इसको खंडन करके एक बुक लिखी और उसमें कहा कि राजा में ऐसी कोई शक्ति नहीं होती कि देवताओं का रूप हो। और मॉन्टेस्क्यू एक अलग थिंकर था, इसने कहा था कि जो राजा की पावर है वो 3 भागों में बटी होनी चाहिए, अकेला राजा के पास सारी शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए। तो इन तीनों के लोगों के बातों का ये प्रभाव पड़ा कि जनता ने राजा का जो रिस्पेक्ट था या डर थी, भय थे, उसको उन लोगों ने समाप्त कर दिया। और जो ये कारण थे ही, फूड ग्रेन का कम होना और प्राइस बढ़ना और हर ये जो है मिडिल क्लास का प्रिविलेज मांगना, ये तो कारण थे ही। लेकिन इसका जो फ़र्क पड़ा वो बड़े जो बुद्धिजीवी थे उनको पड़ा। अब यहाँ पे जो रिवोल्यूशन की स्टार्ट जो कारण थी वो आपको बताए थे, इंक्रीजिंग ऑफ टैक्स। ये तो बैकग्राउंड वाले कारण थे सब। यहाँ से स्टार्ट होता है 5 मई को, 5 मई 1789 को लुईस 16 ने एक स्टेट जनरल की असेंबली कॉल की। क्यों? क्योंकि उस समय रूल था कि कोई भी टैक्स बढ़ाने के लिए तीनों स्टेट की असेंबली गैदर होगी और वो इसको पास करेंगे। तो राजा ने इसके लिए तीनों स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को कॉल किया। फर्स्ट स्टेट से 300 आए रिप्रेजेंटेटिव, सेकंड से 300 आए और जो लास्ट था थर्ड स्टेट उससे 600 आए। और ये जो 600 थे थर्ड स्टेट वाले, ये देखिए राजा के इधर किनारे खड़े थे ये, और ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट सामने बैठे हुए थे। अब जब प्रपोजल राजा ने पेश किया ये टैक्स को इंक्रीजिंग करना है, तो पुराने नियम के हिसाब से ये जो फर्स्ट स्टेट था इसको 1 वोट देना था, 1 वोट, इसको भी 1 वोट देना था और इसको भी 1 वोट देना था। तो थर्ड स्टेट के लोग जानते थे कि ये और ये इनको टैक्स देना ही नहीं है, तो राजा को खुश करने के लिए इसके समर्थन में वोट दे देंगे। अब यदि ये विरोध भी करते हैं तो 2-1 से वोट इनका गिर जाएगा, और राजा इस बात के लिए तैयार था। लेकिन ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे इन्होंने कहा नहीं, 1 मेंबर 1 वोट होगा, पूरे ग्रुप का जो 1 वोट है ऐसा चलेगा नहीं। तो इनको पता था कि 600 हमारे जितने लोग हैं ये इंक्रीजिंग ऑफ टैक्स के खिलाफ हैं, तो 600 वोट इनका यदि हो गया और इसमें से भी कुछ लोग यदि इनकी तरफ हो गए तो ये प्रपोजल गिर जाएगा। राजा ने इस बात को इनकार कर दिया कि सिंगल वोट नहीं होगा, यानी 1 रिप्रेजेंटेटिव 1 वोट नहीं माना जाएगा। तो ये डिमांड ऑफ 1 मेंबर 1 वोट को राजा ने कैंसिल कर दिया, क्योंकि राजा को डर था कि ये मेरी प्रपोजल गिर जाएगी। उसने कहा कि पूरे ग्रुप का 1 वोट माना जाएगा जैसे पहले रूल होता था, और आपको इसको पास करना है। जब इन लोगों ने देखा थर्ड स्टेट के कि हमारी बात नहीं मानी जा रही है, तो इन लोगों ने वॉकआउट कर दिया इस मीटिंग का। उसके बाद फिर थर्ड स्टेट ने ये कहा कि टैक्स चूँकि हम ही लोग देते हैं और इसलिए हम ही लोग रियल जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ये 600 के जो लोग थे थर्ड स्टेट वाले, इन्होंने अपने को रियल नेशनल असेंबली घोषित किया।
कि हम ही लोग रियल असेंबली हैं, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग चूँकि टैक्स नहीं देते, उनके टैक्स के बढ़ने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो हम ही लोग रियल नेशनल असेंबली हैं। और इस तरीके से ये लोग बगावत कर गए, बाहर निकल गए और इन्होंने कहा कि नया संविधान बनेगा, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। इनके साथ 2 लोग जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग भी मिल गए। एक था ये मिराबियो, ये नोबेल्टी फैमिली से आता था, और एबे सरीज था प्रिस्ट, ये क्लेर्जी से आता था। ये दोनों इस बात के विरोधी थे कि प्रिविलेज चले, यानी इनके समर्थन में थे ये लोग। तो एक बड़ी मीटिंग जो है कॉल की गई, वहाँ पे टेनिस कोर्ट था वर्सलेज में, वहाँ पे बहुत बड़ी एक मीटिंग कॉल की गई आम पब्लिक की, जिसमें ये 600 रिप्रेजेंटेटिव और प्लस ये 2 लोग मिल करके उन्होंने एक मीटिंग की, और मीटिंग के बाद घोषित किया कि हम लोग नया संविधान बनाएंगे, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अब एक तरफ ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ये जो 600 प्लस ये 2 ये मिल करके इन्होंने बनाना शुरू किया न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उसी बीच ये घटना घटी कि बहुत ठंडी पड़ रही थी और जो अनाज है उसकी पैदावार बहुत कम हुई। तो जो घर की महिलाएं थी बड़ी लंबी लाइन लगाती थी ब्रेड के सप्लाई के लिए, लेकिन उनको कई घंटे लाइन लगाने के बाद भी भोजन नहीं नसीब होता था, और बच जाने पे वो घर वापस होने पे बच्चे उनसे पूछते थे कि खाना नहीं मिलेगा। तो उनका धैर्य काम करना समाप्त हो गया औरतों का, और इस तरीके से पूरी पब्लिक इस फूड ग्रेन के बढ़े हुए प्राइस और न मिलने के कारण से विद्रोह कर दिया उन्होंने। तो 14 जुलाई 1789 को ये क्राउड जो है डिस्ट्रॉयड बास्टिल में इकट्ठा हुआ, और उन्होंने किला को तोड़ दिया, और राजा ने यहाँ पर फोर्स बुला ली, लेकिन फोर्स भी इतनी नहीं थी कि इनको कंट्रोल कर पाए। और यही जो दिन था वो क्रांति रिवोल्यूशन का था। उन्होंने किले तोड़ दिए, वहाँ से कैदी भगा दिया, शस्त्र लूट लिए, आर्म्स जो है लूट लिए, और इस तरह के से उन्होंने राजा के चारों तरफ इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया। 4 अगस्त की नाइट में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। इसमें पावर गोज टू नेशनल असेंबली, कहा गया कि राजा को बहुत सीमित पावर रहेगा और प्रजा के पास पावर रहेगी। ये फिर जा करके 1791 में एक कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसमें फ्रांस में जो जनता थी उसको राइट दी गई अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए, और वो रिप्रेजेंटेटिव नेशनल असेंबली को चुनते थे। नेशनल असेंबली राजा को कंट्रोल करता था, मंत्रियों को कंट्रोल करता था, और इस तरीके से जा करके नया जो संविधान, नया कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में एडॉप्ट हुआ। अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहाँ पे देश चलने लगा। उसकी क्या व्यवस्था थी इसको हम देखते हैं। जो पूरी फ्रांस की जनता थी उसको 2 भागों में बांटा गया। एक एक्टिव सिटीजन्स जो 4 मिलियन के आसपास थे, और पैसिव सिटीजन जो बाकी थे। एक्टिव सिटीजन को वोट डालने का पावर था, पावर टू वोट। इसमें वो लोग थे जो 25 साल से ऊपर थे और पुरुष थे, मैन। फिर से ध्यान से देखिए, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन 2 भागों में फ्रांस के सिटीजन को बांटा गया। एक्टिव सिटीजन में वो थे 4 मिलियन लोग जिनको वोट डालने का पावर था। ये पुरुष जो थे 25 ईयर से ऊपर थे, और ये अपने में से 4 मिलियन में से 50,000 लोगों को चुनते थे। ये 50,000 अपने में से 745 लोगों को चुनते थे जो नेशनल असेंबली के लिए मेंबर माने जाते थे। ये राजा को, किंग को और मिनिस्टर को कंट्रोल करते थे। यही जो एक्टिव लोग थे 4 मिलियन, वो जज को भी चुनते थे, यानी जुडिशरी को चुनते थे। अब ये जो बचे हुए लोग हैं इनको पैसिव सिटीजन कहा जाता था। इनको वोट डालने का पावर नहीं था, नो पावर ऑफ वोट। इसमें वुमेन थे, चिल्ड्रन थे, और जो यूथ थे बिलो 25 ईयर्स, ये वोट नहीं डालते थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वोट डालने में औरतों को नहीं शामिल किया गया। वाई? क्योंकि उस समय तक ये मान्यता थी कि औरतें घर का काम करती हैं और उनको राजनीति की समझ नहीं है, जो ये गलत था, जो बाद में जा करके फिर औरतों को वोट डालने का अधिकार मिला। अब यहाँ ये चूँकि किंग जो था, पावर था, इसको पावर को कम कर दिया गया, और 745 जो मेंबर थे नेशनल असेंबली वाले, वो किंग को, मिनिस्टर को कंट्रोल करते थे। तो ये बात राजा को अच्छा नहीं लगा। किंग नॉट हैप्पी विथ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसने आसपास के जो देश थे, कंट्री थे, उनसे गुप्त समझौता करना चाहा कि हमारे यहाँ करके आक्रमण करो, और ये जो लोग हैं, जो उपद्रवी लोग हैं, इनको शांत करो। जब ये बात पता चली तो नेशनल असेंबली ने 1792 में वार डिक्लेयर किया। किसके खिलाफ?
रूसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। क्यों? क्योंकि इन्हीं से राजा मदद मांग रहा था। इसके बाद इनको हराया और फिर जो शासन की डोर थी ये नेशनल असेंबली के पास, इन्होंने कहा कि आप लोग क्लब बनाइए। क्लब क्या थे ये? पब्लिक से कहा कि आप क्लब बनाइए और हमें विचारधारा दीजिए कैसी गवर्नमेंट चाहिए। ये क्लब क्या था? आज की तरह क्लब नहीं था जिसमें चाय नाश्ता करके लोग चले जाते हैं। क्लब था ऐसा जो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में थी। जैसे आजकल पॉलिटिकल पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है। ऐसे ही वहाँ पे कई क्लब बने जिसमें अलग अलग चॉइस के हिसाब से लोग ज्वाइन किए। उसमें से एक क्लब बना जैकोबियन क्लब। इसको मिस्टर जैकब ने बनाया था और ये जो जैकोबियन क्लब था ये बहुत पॉपुलर हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादातर गरीब लोग थे, रिक्शा वाले, तांगे वाले, ऐसे पब्लिक थे और इनकी संख्या ज़्यादा थी। इसलिए बाद में जब इलेक्शन हुआ, 1792 में इलेक्शन हुआ, तो जो न्यू गवर्नमेंट बनी वो जैकोबियन क्लब के लोगों की बनी। इसके मेंबर सबसे ज़्यादा चुने गए और ये 21 सितंबर को इन्होंने फ्रांस को डिक्लेयर किया रिपब्लिक। अब शब्द आता है कि रिपब्लिक का मतलब क्या है? एक शब्द यहाँ पे देखो, रिपब्लिक। फ्रांस बिकम ए रिपब्लिक। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि रिपब्लिक क्या है और 1792 के बाद फिर फ्रांस में क्या हुआ, गवर्नमेंट जो जैकोबियन क्लब की गवर्नमेंट बनी, इन्होंने क्या सुधार किया और फिर आगे क्या फ्रांस में घटित हुआ, इसको फिर अगले वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे।